जी बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फैटी एसिड कैटाबोलिज्म को डिस्कस कर रहे थे और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने फैटी एसिड के जो एनाबॉलिक पाथवे है, लाइक किस तरह से आपके पास जो है वो फैटी एसिड बनते हैं एक्चुअली, उस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैटी एसिड एनाबोलिज्म और फैटी एसिड कैटाबोलिज्म में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है, जिनको आपने माइंड में रखना है। उसके बाद इन पॉइंट्स को क्लियर करते हुए हम लोग जो है वो फैटी एसिड एनाबोलिज्म का जो फुल फ्लैजेड मैकेनिज्म है उसको इनिशिएट करते हैं। तो पहले जो मेन डिफरेंस है वो आप ये चीज याद रखोगे कि आपके पास जो कैटाबोलिज्म है वो एक ऑक्सीडेटिव पाथवे था, जिसमें सपोज आपके पास एक 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड था। यहाँ पे सर्कल से अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करती हूँ तो आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि इस 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड में आपके पास सक्सेसिवली बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू टू कार्बन एटम्स का फ्रेगमेंट जो है वो अलग हो जाता है। लाइक आपके पास प्रोडक्ट में 14 कार्बन एटम्स और 2 कार्बन एटम्स इन दी फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस होते हैं। तो वी कैन से कि आपके पास जो कैटाबोलिज्म है वो एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकेज के बाद आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होते हैं। बट एनाबोलिज्म के प्रोसेस में आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि इसमें आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए की कंडेंसेशन होगी। ठीक है, लाइक 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्स्ट ऑफ ऑल कंडेंसेशन के थ्रू 4 कार्बन फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होंगे, फिर इस 4 कार्बन फ्रेगमेंट के ऊपर अगेन एक 2 कार्बन कंटेनिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए इसे 6 कार्बन फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करेगा। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने फैटी एसिड कैटाबोलिज्म के प्रोसेस में सक्सेसिवली 2 कार्बन एटम्स का रिलीज होना ऑब्जर्व किया, आपने 2 कार्बन एटम की क्लीवेज को ऑब्जर्व किया, उसी तरह से एनाबोलिज्म के प्रोसेस में आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि सक्सेसिवली आपके जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में वो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर ऐड होते जाएंगे। इनिशियली 2 मॉलिक्यूल्स 4 कार्बन फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपके फर्दर 2 मॉलिक्यूल्स की एडिशन 6 कार्बन कंपाउंड के अंदर उसे कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन होती है इनकी, और यहाँ पे आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए एक्चुअली यूज हो रहे होते हैं। सेकेंड जो आप यहाँ पे डिफरेंस ऑब्जर्व करोगे वो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि कैटाबोलिज्म के रिएक्शन के दौरान आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि आपके पास जो है वो 4 डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते थे, जिसमें 2 एंजाइम्स डीहाइड्रोजिनेसिस थे, एक एंजाइम आपका ट्रांसफरेज था और एक हाइड्रेटेज था। जो डीहाइड्रोजिनेसिस थे ये डीहाइड्रोजिनेसिस एफएडी या एनएडी प्लस को एज अ रिड्यूसिंग आपने जो है वो को फैक्टर्स के तौर पे यूज करते थे, और ड्यूरिंग डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इन ऑक्सीडाइज इंटरमीडिएट या को फैक्टर्स को रिड्यूस कर देते थे एंड एफएडीएच2 या एनएडीएच में कन्वर्ट करते थे। तो वी कैन से कि आपके पास कैटाबोलिज्म के दौरान जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं वो एनएडी प्लस या एफएडी प्लस को रिड्यूस करके एफएडीएच2 और एनएडीएच में कन्वर्ट करते थे। तो आपके पास ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स इन कोफैक्टर्स या कोएंजाइम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट एनाबोलिज्म में ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स यूज नहीं होते। अगर हम सिंपली ये चीज कहें कि आपका जो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म है वो एक दूसरे का इनवर्स है, ये इनवर्स प्रोसेसेस हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो इट इज नॉट द केस। यहाँ पे बेशक आपके पास जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन होती है और इस केस में एसिटाइल कोएंजाइम ए की जो है वो एसिमिलेशन हो रही है या उनकी जो है वो कंडेंसेशन हो रही है, बट इस कंडेंसेशन के लिए ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स यूज नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे आपके पास जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है वो NADPH प्रोवाइड करेगा। इट मीन्स कि वी कैन से कि आपके पास जो बायोसिंथेटिक रिएक्शंस हैं उसमें यूज होने वाले रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट कैटाबोलिज्म प्रोसेस में यूज प्रोड्यूस होने वाले रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट से। थर्ड जो आप यहाँ पे पॉइंट ऑब्जर्व करोगे वो एक्चुअली ये पॉइंट है कि इस केस में कैटाबोलिज्म के प्रोसेस के अंदर आपके पास जो फैटी एसिड्स हैं उन फैटी एसिड को एक्टिवेट किया जाता था, उन फैटी एसिड की एक्टिवेशन करवाई जाती थी बाय द अटैचमेंट ऑफ अ कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल। यानी आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि जब भी कोई फैटी एसिड किसी सेल के अंदर आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस फैटी एसिड का ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ जो है वो कोएंजाइम ए आके अटैच हो जाता था, इसका एसएच ग्रुप आके अटैच हो जाता था, जिसकी वजह से ये एक थायोईस्टर में कन्वर्ट हो जाता था, एसएच। ठीक है, तो इस केस में आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि आपके फैटी एसिड को कैटाबोलिज्म से पहले एक्टिवेट होने के लिए उसके ऊपर एक कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल को जो है वो अटैच करवाया जाता है। जबकि इस केस में एनाबोलिज्म के केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है
ये एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे ड्यूरिंग एनाबोलिक प्रोसेसेस इनकी जो एक्टिवेशन है, इन फैटी एसिड कोएंजाइम ए की एक्टिवेशन, उसमें थायोल ग्रुप्स यूज होंगे, बट दीज थायोल ग्रुप्स बिलोंग्स टू दी एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड सिंथेज। फैटी एसिड सिंथेज के एसएच ग्रुप को यूज करते हुए आपके ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये फैटी एसिड्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। यानी इस केस में आपके पास पूरे का पूरा कोएंजाइम ए जो है वो अटैच होने के बाद इस फैटी एसिड को एक्टिवेट करता था फॉर कैटाबोलिक प्रोसेसेस, लेकिन एनाबोलिक प्रोसेसेस में आपके ये जो फैटी एसिड कोएंजाइम ए है या जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए में से एसिटाइल ग्रुप एसएच ग्रुप ऑफ फैटी एसिड सिंथेज के ऊपर जाता है। सो वी कैन से कि इस केस में कोएंजाइम ए एक्टिवेशन का रोल नहीं रखता, बल्कि आपके पास फैटी एसिड सिंथेज के ऊपर मल्टीपल थायोल ग्रुप्स अवेलेबल हैं जो कि इन एसिटाइल ग्रुप्स को अटैच करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद उनके अंदर कंडेंसेशन रिएक्शन को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करवाते हैं। इसी तरह से अगर आप इनकी जो लोकलाइजेशन है उसकी बात करते हो, तो आपके पास जो ये वाला प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है, जबकि आपके पास जो फैटी एसिड के एनाबोलिक प्रोसेसेस हैं, उनकी जो बायोसिंथेसिस के प्रोसेसेस हैं, ये यूजुअली एनिमल सेल के साइटोसोल के अंदर हो रहे होते हैं। तो इन कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है और इनको आपने क्लियर रखना है कि कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म में एक्चुअली ये पॉइंट्स जो हैं ये डिफरेंट है। तो इन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आपका ये जो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो कैटाबोलिज्म है ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है विच मीन्स कि यहाँ पे आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकेज होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, आपके पास हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन जो है ये Na+ या Fa+ को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट करेंगे, FADH2 या NADH में। तो इस केस में आपके पास फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होगी और वहां से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को लेते हुए Na+ और FAD+ को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो ये एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। जबकि एनाबोलिज्म ऑफ फैटी एसिड आपके पास एक एंडरगोनिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है विच मीन्स इस केस में आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और ऑब्वियसली अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है तो उस केस में आपको रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स रिक्वायर्ड है। इसमें आपको वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीडेशन में रिलीज होते हैं वो यहाँ पे डोनेट करने पड़ेंगे, और उनको डोनेट करने के लिए जो आपके पास रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं वो किस फॉर्म में आएंगे, NADPH के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो आपके पास इन दोनों की रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स भी एक दूसरे से डिफरेंट है और इनकी जो सब सेलुलर लोकलाइजेशन है वो भी डिफरेंट है कि ये प्रोसेस आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, यहाँ पे आपके पास जो फैटी एसिड के एनाबोलिक प्रोसेसेस हैं वो कहाँ पे लोकलाइज है, साइटोसोल के अंदर लोकलाइज है। नाउ फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस के लिए आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए एज अ प्रिकर्सर रिक्वायर्ड है, बट आप लोग ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि समटाइम्स आपका ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये कन्वर्ट होता है इनटू मेलोनाइल कोएंजाइम, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास जब ये फैटी एसिड बायोसिंथेसिस होती है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए एज इट इज जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन में यूज नहीं होता, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटाइल कोएंजाइम ए मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, so enzyme which is required for the conversion of acetyl coenzyme A to malonyl coenzyme A, name of this enzyme is acetyl coenzyme A carboxylase enzyme, which means कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ऐड करवा के उसकी कार्बोक्सिलेशन करा के उसे मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करती है। सो प्रीवियसली अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स थे तो मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, 3 कार्बन, बिकॉज एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके स्ट्रक्चर में ऐड होगा बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यहाँ पे बच्चों आप लोग इस एंजाइम को ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो ब्लू कलर में स्ट्रक्चर है दिस वन इज एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, और यहाँ पे आप एक बायोटिन कैरियर प्रोटीन को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, ये बायोटिन एक्चुअली यहाँ पे आपके पास कोएंजाइम, इस कोएंजाइम का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो कि ये आइसोलेटेड आपके पास कोएंजाइम है बायोटिन। ठीक है, और बायोटिन में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास इस बायोटिन प्रोटीन में जो लाइसीन है, इस लाइसीन की साइड चेन में आपके पास जो है वो बायोटिन साथ में अटैच हुआ है।
तो जितने भी आपके पास कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इससे पहले आप लोगों ने जो है वो आई थिंक सो डिस्कस किया था ग्लूकोनियोजेनेसिस में, वहां पे भी आपके पास एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम था, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, और उसमें भी आपने ये चीज डिस्कस की थी कि ये पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम बायोटिन को एज अ कोफैक्टर या कोएंजाइम यूज करता है। तो यहाँ पे भी आप एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम को ऑब्जर्व कर रहे हो, इधर भी आप ये चीज देखते हो कि ये जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को कैटेलाइज करवाने के लिए इसे कोएंजाइम की जरूरत होती है, विच इज बायोटिन, और ये बायोटिन एक्चुअली विटामिन B7 से डिराइव होता है, B7, ठीक है। तो ये बायोटिन कैरियर प्रोटीन है जिसमें लाइसिन के साथ आपके पास ये जो बायोटिन है ये अटैच हुआ है, दिस इज डिराइव फ्रॉम द विटामिन B7। अब ये बायोटिन इस एंजाइम के साथ एसोसिएट होती है, लाइक ये एंजाइम है और इस एंजाइम की फर्दर 2 डोमेन्स हैं। फर्स्ट डोमेन इज कार्बोक्सिलेज डोमेन और सेकंड डोमेन आपके पास ट्रांस कार्बोक्सिलेज डोमेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे इंडिविजुअल बायोटिन को ऑब्जर्व किया, उसका जो ये आर्म है इसको ऑब्जर्व किया, और अब आप देखते हो कि आपके पास ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेज का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसके साथ ये बायोटिन अटैच है। तो दिस इज एक्चुअली अ होलो एंजाइम जिसमें आपके पास एंजाइम अपने जो है वो को एंजाइम या को फैक्टर के साथ एसोसिएट हो गया, एंड नाउ दिस एंजाइम इज रेडी फॉर द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें जो पहला केमिकल रिएक्शन इस एंजाइम ने कैटेलाइज करवाना है वो केमिकल रिएक्शन है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लाइक अभी आप यहाँ पे देखते हो कि इस एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम ने एसिटाइल कोएंजाइम ए को पिक नहीं किया, एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे अटैच नहीं है जो कि सबस्ट्रेट है। अगर इसका आप फंक्शन ऑब्जर्व करो तो एक्चुअली ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है, उसमें ऐड करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड को और उससे किसमें कन्वर्ट करवा देता है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए। तो इस केस में आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जैसे अभी मैंने आप लोगों को वहां पे डायग्राम में ये चीज दिखाई है कि इनिशियली वो एसिटाइल कोएंजाइम ए को पिक नहीं करता बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करता है और अपने स्ट्रक्चर में जो एक बायोटिन का मॉलिक्यूल अटैच है उसके साथ उसको अटैच करवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बायोटिन है ये बायोटिन इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करती है, ठीक है। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज addition of a carbon dioxide molecule to the biotin, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस बायोटिन के ये वाला जो नाइट्रोजन एटम आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, इस नाइट्रोजन एटम में से ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी और इसके साथ आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड आके अटैच हो रही है और इस बॉन्ड को बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे एटीपी इन्वॉल्व है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल to the biotin protein which is linked with the acetyl coenzyme carboxylase enzyme। ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप एक्चुअली इस एंजाइम की जो फर्स्ट डोमेन है बायोटिन कार्बोक्सिलेज ये कैटालाइज कराती है। आप यहाँ पे इस रिएक्शन को इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक्चुअली बायोटिन कार्बोक्सिलेज पोर्शन के ऊपर एक ऐसी साइट है जिस साइट के ऊपर बायोटिन आके जो है वो बायोटिन प्रोटीन जो है वो यहाँ पे आप कह लो कि एक्सपोज है, ज्यादा एक्सपोज है टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी एक डोमेन है ये बायोटिन के ऊपर इस एक्टिवेटेड फ्रेगमेंट के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट करवा रही है, दैट्स व्हाई आप इस डोमेन को कहते हो कि दिस इज बायोटिन कार्बोक्सिलेज डोमेन, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज की पहली डोमेन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को बायोटिन के ऊपर ऐड करवा के बायोटिन को कार्बोक्सिलेटेड बायोटिन में कन्वर्ट करती है। Then there is an other domain of acetyl coenzyme A carboxylase और ये डोमेन है ट्रांस कार्बोक्सिलेज, विच मीन्स कि ये ट्रांसफर करेगी किस चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो कि इनिशियली इस बायोटिन के साथ अटैच था, नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बायोटिन से किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का मिथाइल कार्बन एटम है, जो लास्ट कार्बन एटम है, इस चीज से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये वाला कार्बन एटम एक्चुअली इधर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है और इसका ये जो टर्मिनल कार्बन एटम था जो कि प्रीवियसली मिथाइल कार्बन एटम था, अब ये मिथाइलिन कार्बन में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन के डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो गया। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन बायोटिन अपनी जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में आ गया जैसे आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। तो नाउ ये बायोटिन दोबारा से सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करेगा
और उस कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करने के बाद दोबारा से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऊपर उसको क्या कर देगा, ऐड करवा देगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज इज एन एंजाइम जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए की कार्बोक्सिलेशन करवाने के बाद उसको किसमें कन्वर्ट कर देती है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, विच इज द कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इनटू द मेलोनाइल कोएंजाइम। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही आपका ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ है, नाउ दिस मेलोनाइल कोएंजाइम ए विल एक्टिवेट फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। यानी आपके पास जैसे ही साइटोसोल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो इस मेलोनाइल कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में आपके पास साइटोसोल में एक एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स विच इज एन मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसमें नॉर्मली 7 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये एक ही ऐसा एंजाइम है जिसके ऊपर कंप्लीट फैटी एसिड का मॉलिक्यूल बनता है। 7 डिफरेंट डोमेन के ऊपर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं और कलेक्टिव जो आपके पास रिस्पॉन्स आता है वो एक फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस की फॉर्म में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फैटी एसिड सिंथेज के बारे में पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी डोमेन है, ये हम स्टेप वाइज जब रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें देखते जाते हैं और ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि किस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए इस एंजाइम की कौन सी डोमेन जो है वो एक्चुअली रिक्वायर्ड होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस के लिए आपके पास जो पहला एंजाइम है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज है जो कि डायरेक्टली फैटी एसिड की कंडेंसेशन नहीं करवा रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए की कंडेंसेशन नहीं करवा रहा, लेकिन ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा है जिस फॉर्म को फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर दी कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मेन एंजाइम जो कि फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है वो ये है फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। जो प्रीवियस एंजाइम था फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, वो सिर्फ एसिटाइल कोएंजाइम ए को मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करके इस एंजाइम को या फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या कर रहा था, इनिशिएट कर रहा था। सो लेट्स सी कि इस एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें किस ग्रुप की क्या क्या जो है वो स्पेशलिटी है और किस तरह से ये फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस में यूज होता है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग इस एंजाइम का ये एक जो है वो स्ट्रक्चर इस तरह से देख लो, इसमें से कौन सी डोमेन जो है किस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, किस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है, ये हम सिक्वेंशियली जब रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन इनिशियली आप लोगों ने यहाँ पे जो एक चीज ऑब्जर्व करनी है वो इन थायोल ग्रुप्स को ऑब्जर्व करना है कि इस फैटी एसिड सिंथेज की कौन सी ऐसी एंजाइमेटिक डोमेन्स हैं जिनके ऊपर ये ऐसा ट्रीट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 ऐसी डोमेन्स हैं जिन डोमेन्स के ऊपर आप थायोल ग्रुप्स को ऑब्जर्व करते हो, जिसमें से एक डोमेन आपके पास असाइल कैरियर प्रोटीन है एसीपी, असाइल कैरियर प्रोटीन, और सेकंड आपके पास है बीटा कीटो असाइल एसीपी सिंथेज केएस डोमेन। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर एसीपी आपके पास एक प्रोटीन है, असाइल कैरियर प्रोटीन, और इस असाइल कैरियर प्रोटीन के ऊपर एक एसएच ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये असाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करती है, फैटी असाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करती है। वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से भी हो सकता है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए से भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास असाइल कैरियर प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जो कि असाइल ग्रुप्स को पिक करेगी फ्रॉम दी मीडियम, और ये पिक किस तरह से करेगी, अपने एसएच ग्रुप के थ्रू इन असाइल ग्रुप्स को बाइंड कर देगी। ठीक है, और सेकंड आपके पास जो डोमेन है जिसके अंदर ये एसएच ग्रुप या थायोल ग्रुप प्रेजेंट है, दिस डोमेन इज बीटा कीटो असाइल एसीपी सिंथेज। इसका क्या फंक्शन है इसको भी मैं थोड़ी देर में जो है वो हाईलाइट करती हूँ। सो सेकंड डोमेन इज केएस डोमेन, बीटा कीटो असाइल एसीपी सिंथेज। इन दोनों डोमेन के ऊपर एक एक एसएच ग्रुप प्रेजेंट है जो कि फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में इन एक्टिव मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने में यूज होते हैं। ठीक है, तो इन 2 डोमेन्स को आप फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करोगे, उसके बाद बाकी डोमेन्स को जो है वो हम सिक्वेंशियली देखते हैं। तो जो पहली डोमेन है आप लोगों के पास असाइल कैरियर प्रोटीन, उसको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाया गया है कि इस असाइल कैरियर प्रोटीन का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है,
तो असाइल कैरियर प्रोटीन में ये आपके पास एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन का सीरीन रेजिड्यू था और इस सीरीन रेजिड्यू के साथ आपके पास 4 फॉस्फोपेंटीथीन का जो है वो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास जो 4 फॉस्फोपेंटीथीन का स्ट्रक्चर है, इसके फर्दर 2 सोर्सेज हैं। लाइक ये वाला पोर्शन आप इससे पहले कोएंजाइम ए में भी ऑब्जर्व कर चुके हो कि ये पेंटोथेनिक एसिड से डिराइव हुआ है और ये जो लास्ट पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हो ये बीटा मार्केप्टोइथाइलामाइड से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो आपके पास स्ट्रक्चर है असाइल कैरियर प्रोटीन का, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको पेंटोथेनिक एसिड और बीटा मार्केप्टोइथाइलामाइन ये दोनों सोर्सेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो ओवरऑल इस पूरे की पूरी असाइल कैरियर प्रोटीन में से जो ग्रुप एक्चुअली यूज होना है केमिकल रिएक्शन के लिए वो ये थायोल ग्रुप है। तो आप लोग सिर्फ इस ग्रुप को कंसीडर करोगे। ठीक है, बाकी इस लार्ज फ्रेगमेंट का पर्पस क्या है, एक्चुअली ये एज अ फ्लेक्सिबल आर्म के तौर पर एक्ट करता है, जस्ट लाइक द लिपोइक एसिड। आप लोगों ने जब टीसीए साइकिल में पीडीएच कॉम्प्लेक्स को डिस्कस किया था तो वहां पे आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि लिपोइक एसिड का एक फ्लेक्सिबल आर्म है जिसकी वजह से वो रोटेट कर सकता है, वो जो है डिफरेंट ग्रुप्स को अपने साथ अटैच करवा सकता है। उसी तरह से असाइल कैरियर प्रोटीन की भी ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो फ्रेगमेंट है, दिस इज एक्चुअली अ फ्लेक्सिबल आर्म और इस फ्लेक्सिबल आर्म की वजह से ये असाइल कैरियर प्रोटीन मूव कर सकती है, विच मीन कि ये असाइल ग्रुप को बाइंड करवाने के बाद उसको एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे शिफ्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो इस फ्लेक्सिबल आर्म को यहाँ पे इस तरह से जिगजैग मैनर में रिप्रेजेंट किया गया जो कि इसकी फ्लेक्सिबल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअली ये जो असाइल कैरियर प्रोटीन है ये एज अ शटल सिस्टम के तौर पर एक्ट करती है कि ये असाइल ग्रुप्स को अपने ऐसा पोर्शन के साथ बाइंड करती है और उसके बाद उस असाइल ग्रुप को एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे ट्रांसफर भी कर सकती है। ठीक है, तो ये जो इसके पास ये जो लार्ज आर्म है, फ्लेक्सिबल आर्म है, एक्चुअली ये फैटी असाइल ग्रुप को क्या कर सकती है, बिटवीन द डोमेन शिफ्ट कर सकती है। अब एसीपी आपने ऑब्जर्व कर लिया कि ये आपके पास एक डोमेन है जिसके ऊपर एसएच ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरी डोमेन आपके पास यहाँ पे केएस डोमेन है, बीटा कीटोसाइल एसीपी सिंथेज, जिसके ऊपर एसएच डोमेन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैटी एसिड का जो बायोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जब ये इनिशिएट होना होता है तो आपके पास ये जो दोनों एसएच ग्रुप्स हैं, ये एसएच ग्रुप्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट होते हैं या आप इसको कह सकते हो कि ये चार्ज होते हैं। चार्ज का यहाँ पे जो वर्ड है ये आप इसको जो है वो करोगे एक्टिवेशन या फिर अटैचमेंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी तब तक आपका ये फैटी एसिड सिंथेज केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा जब तक एसीपी के ऊपर अटैच थायोल ग्रुप और केएफ डोमेन के ऊपर अटैच थायोल ग्रुप अपने अपने इंटरमीडिएट को साइटोसोल से पिक नहीं कर लेते। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो एसीपी और केएफ डोमेन है इनकी प्रॉपर चार्जिंग, इनकी एक्टिवेशन या इनके ऊपर अटैचमेंट ऑफ करेक्ट असाइल ग्रुप जो है ये पहला स्टेप है। जब तक आपके ये दोनों जो एसीपी और केएफ डोमेन है ये साइटोसोल से असाइल ग्रुप्स को पिक नहीं करती या उन रिएक्टेंट्स को पिक नहीं करती जिनके दरमियान कंडेंसेशन होनी है, तब तक फैटी एसिड सिंथेज केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। तो पहला स्टेप आपके पास क्या है बिफोर द कंडेंसेशन रिएक्शन, पहला स्टेप आपके पास ये है कि जो दो थायोल ग्रुप्स हैं आपके पास इस फैटी एसिड सिंथेज के ऊपर, इन थायोल ग्रुप्स का चार्ज होना जरूरी है विद द असाइल ग्रुप, यानी फैटी असाइल ग्रुप्स यहाँ पे आके अटैच होंगे और उसके बाद उनकी कंडेंसेशन। तो लेट्स सी कि आपके पास किस तरह से फैटी एसाइल ग्रुप जो है ये फैटी एसिड सिंथेज के ऊपर अटैच होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये एज अ रिएक्टेंट यूज होगा, यानी कंडेंसेशन रिएक्शन को शुरू करने से पहले, इनिशिएट करने से पहले फैटी एसिड सिंथेज के ऊपर आपके पास जो है वो असाइल ग्रुप का अटैच होना जरूरी है। पहला असाइल ग्रुप आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए डोनेट करेगा और दूसरा असाइल ग्रुप आपका जो है वो मेलोनाइल कोएंजाइम ए डोनेट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिटाइल कोएंजाइम ए की कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पे जो है वो डोनेट करता है अपना एसिटाइल ग्रुप। लाइक आपके पास पोस्ट साइटोसोल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए पड़ा हुआ है और इस एसिटाइल कोएंजाइम ए के स्ट्रक्चर को हम इस तरह से देख लेते हैं, एस कोएंजाइम ए।
इस फैटी एसिड सिंथेज के ऊपर एक डोमेन प्रेजेंट है एंड द नेम ऑफ दिस डोमेन इज मैट, विच इज मेलोनाइल और एसिटाइल कोएंजाइम ए टू एसीपी ट्रांसफरेज। इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे आपके पास डोनर दो तरह के हो सकते हैं, मेलोनाइल या एसिटाइल कोएंजाइम, और वहां से ये असाइल ग्रुप को पिक करेंगे, कोएंजाइम ए को पिक नहीं करेंगे, सिर्फ मेलोनाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप को पिक करेंगे और उसे ट्रांसफर करेंगे एसीपी के ऊपर। ठीक है, तो ये एंजाइम एक्चुअली जो फर्स्ट डोमेन है वो ट्रांसफरेज डोमेन है, जो कि मेलोनाइल या एसिटाइल से मेलोनाइल या एसिटाइल ग्रुप को एसीपी पे ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूंकि यहाँ पे डोनर एसिटाइल है, इस केस में ये एसिटाइल से एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल कोएंजाइम ए से एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगी, यानी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये जो आपके पास ग्रुप है एसिटाइल ग्रुप, इस एसिटाइल ग्रुप को ये एंजाइम ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे, एसीपी के एसएच ग्रुप के ऊपर। और यहाँ पे आप इस केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व भी कर रहे हो कि कोएंजाइम ए साइटोसोल में रहेगा और आपके पास ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये एसीपी के एसएच ग्रुप के साथ अटैच होगी। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप में आपका जो एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम ए, इट इज ट्रांसफर टू दी एसीपी, और एसीपी के किस ग्रुप के साथ ये अटैच हुआ है, एसएच ग्रुप के साथ। और यहाँ पे ये जो ट्रांसफर रिएक्शन है, यानी इस डोनर एसिटाइल कोएंजाइम ए से एक्सेप्टर एसीपी के ऊपर एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर, इस रिएक्शन को कैटालाइज कराने के लिए जो एंजाइमेटिक डोमेन है, दिस डोमेन इज मेलोनाइल और एसिटाइल कोएंजाइम ए टू एसीपी ट्रांसफरेज, ये मैट डोमेन यूज होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखते हो कि दो में से एक एसएच ग्रुप जो है वो अटैच हो गया है किसके साथ, एसिटाइल ग्रुप के साथ। नाउ इस एसीपी ने, मैंने आप लोगों से कहा था कि बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबल नेचर ये मीडियम में से इजीली असाइल ग्रुप्स को पिक कर सकती है। ठीक है, बट इस केस में आपका ये जो एसीपी प्रोटीन है ये ऑलरेडी चार्ज है, अगर इसने मीडियम में से दोबारा असाइल ग्रुप को पिक करना है तो इसको अपना ये एसिटाइल ग्रुप जो है ये शिफ्ट करना है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगी, अपना ये वाला जो एसिटाइल ग्रुप है इसको एक और एसएच ग्रुप कंटेनिंग डोमेन जो केएस डोमेन है उसके ऊपर ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास एक डोमेन थी मेलोनाइल टू एसिटाइल कोएंजाइम ए टू एसीपी ट्रांसफरेज, जिसने एसिटाइल कोएंजाइम ए में से एसिटाइल ग्रुप को एसएच ग्रुप ऑफ एसीपी पे ट्रांसफर किया। और सेकेंड स्टेप में आपके पास आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला जो आपके पास ये वाला जो एसएच ग्रुप है इसको रीजनरेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे जो एसिटाइल ग्रुप था, दिस एसिटाइल ग्रुप विल बी ट्रांसफर टू दी सेकेंड थायोल ग्रुप ऑफ द केएस ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे ये जो ट्रांसफरेज एंजाइम है ये यहाँ पे ट्रांसफर रिएक्शन कैटालाइज कराएगा। इस केस में आपका ये वाला जो एक्चुअली एसिटाइल ग्रुप है ये एसीपी को छोड़ के सेकेंड एसएच ग्रुप के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा एंड दिस एसएच ग्रुप बिलोंग्स टू दी केएस डोमेन। अब ये जो आपके पास यहाँ पे एसीपी फ्री होगा, लाइक अगर यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट करती हूँ, तो अब इसको ट्रांसफर करने के बाद ये जो आपकी एसीपी प्रोटीन है, एसीपी प्रोटीन का एसएच ग्रुप अगेन फ्री हो गया और इस केस में आपके पास यहाँ पे जो एसिटाइल ग्रुप इनिशियली आपने एसिटाइल कोएंजाइम ए से लिया था वो केएस डोमेन के साथ अटैच है। ठीक है, ये आपके पास स्टेज है जिसमें केएस डोमेन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप पड़ा हुआ है और आपके पास ये जो एसीपी है, इस एसीपी प्रोटीन की जो एसएच डोमेन है ये एसएच डोमेन बिल्कुल फ्री है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आपके पास अगेन ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम इज मेलोनाइल टू एसिटाइल कोएंजाइम ए टू एसीपी ट्रांसफरेज, ये दोबारा एसीपी के ऊपर एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, असाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, बट दिस टाइम आपके पास जो है ये असाइल ग्रुप मेलोनाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में प्रेजेंट है, एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं है, बल्कि इस टाइम आपके पास यहाँ पे मेलोनाइल कोएंजाइम ए प्रेजेंट है। तो यहाँ से जब ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कोएंजाइम ए अलग होगा, दिस 3 कार्बन फ्रेगमेंट विल बी ट्रांसफर टू दी एसएच डोमेन। ठीक है, तो इस केस में आपका जो असाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ है, दिस असाइल ग्रुप इज नॉट एन एसिटाइल ग्रुप, दिस इज अ मेलोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये वो स्टेप है
जिसके ऊपर आपका ये जो फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स है, इस फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स की जो दोनों एस एच डोमेन्स थी, उन दोनों एस एच डोमेन्स के ऊपर असाइल ग्रुप्स अटैच हो गए। ठीक है, जिसमें से के एस डोमेन के ऊपर आपके पास कौन सा असाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप, और जो आपके पास यहाँ पे एसीपी का एस एच ग्रुप है उसके ऊपर कौन सा असाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मेलोनाइल ग्रुप प्रेजेंट। तो अब आप कह सकते हो कि आपका फैटी एसिड सिंथेज कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। अब ये कंडेंसेशन रिएक्शन को क्या कर सकता है, कैटालाइज करवा सकता है। इज इट क्लियर बच्चों? यस मैम। मैम हम ये कह सकते हैं ना कि जो के एस सब यूनिट है उस पे एसिटाइल ग्रुप जब अटैच हो गए, उसने उसके कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह चेंज किए कि वो दोबारा एसिटाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मेलोनाइल के लिए अब एक्सेप्टर होगा। एसीपी को, यस मैम। बिल्कुल। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, देखो एक पोजीशन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप है और दूसरी पोजीशन के ऊपर आपके पास मेलोनाइल ग्रुप है। अब फैटी एसिड सिंथेज की जो बाकी डोमेन्स है वो इनके दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन करवा के इसको एक 4 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो पहला स्टेप अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मेनोनाइल आपके पास फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स की डिफरेंट डोमेन्स को हाईलाइट किया था, और इन डोमेन्स में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं दो डोमेन्स को टारगेट किया था जिनके ऊपर एसएच ग्रुप प्रेजेंट है, थायोल ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें से मैंने ये चीज कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम में से ये असाइल ग्रुप्स को पिक करती है। वो असाइल ग्रुप एसिटाइल ग्रुप की फॉर्म में हो सकता है या फिर मेलोनाइल ग्रुप की फॉर्म में हो सकता है, और जैसे ये दोनों ग्रुप्स असाइल ग्रुप्स को पिक करेंगे मीडियम, उसके बाद इनमें कंडेंसेशन होगी। तो असाइल ग्रुप को पिक किस तरह से करते हैं ये हमने 2 स्टेप्स में ऑब्जर्व किया है कि ये जो दोनों एसएच ग्रुप्स हैं इसमें से सबसे पहले आपके पास एंजाइम में एक डोमेन है मैग डोमेन विच इज मेलोनाइल और एसिटाइल कोएंजाइम A2 एसीपी ट्रांसफरेज, जो कि मीडियम में से फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटाइल कोएंजाइम ए से एसिटाइल ग्रुप को एसीपी पे ट्रांसफर करता है। एसीपी अपना एसिटाइल ग्रुप केएस डोमेन को ट्रांसफर कर देता है और इटसेल्फ फ्री हो जाता है। जब एसीपी फ्री होता है तो ये फ्री एसीपी मीडियम से मेलोनाइल ग्रुप को पिक कर लेता है। अब ये वो टाइम है जब आपके पास केएस डोमेन भी लोडेड है और आपके पास जो है यहाँ पे एसीपी की जो एसएच ग्रुप है वो भी लोडेड है। तो इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान कंडेंसेशन होगी, किसी एक पोजीशन के ऊपर जो है वो यहाँ पे एसएच ग्रुप फ्री होगा ताकि मीडियम से दोबारा मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो है वो मेलोनाइल ग्रुप को क्या कर सके, डोनेट कर सके। तो लेट्स सी कि वो कंडेंसेशन रिएक्शन किस तरह से होता है। जब आपके पास फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स की के एस डोमेन और एसीपी डोमेन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप और मेलोनाइल ग्रुप आके अटैच हो जाते हैं, उसको चार्ज कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास है कंडेंसेशन रिएक्शन, और वो कंडेंसेशन रिएक्शन एक्चुअली ये के एस डोमेन कैटालाइज करवाती है। ठीक है, तो साथ साथ आप लोग इन डोमेन्स को भी देखते जाओ कि कौन सी डोमेन जो है वो किस किस्म के केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करवाती है। यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि ड्यूरिंग कंडेंसेशन रिएक्शन आपके पास ये वाला जो मिथाइलिन कार्बन एटम है, दिस मिथाइलिन कार्बन एटम विल मेक अ बॉन्ड विद दिस कार्बोनाइल कार्बन एटम। यानी ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इनिशियली मेलोनाइल कोएंजाइम ए के साथ अटैच हुआ था, एट द एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो देयर इज अ रिवर्सिबल अटैचमेंट एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कर रहे हो कि एक्चुअली इस कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट के बाद आपके पास ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है मिथाइलिन कार्बन एटम, ये 2 हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स के दरमियान पैक हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व कर रहे हो इस कार्बोनाइल ग्रुप की, और यहाँ पे इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रॉपर्टीज की वजह से आपके पास ये जो सेंट्रल मिथाइलिन ग्रुप है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। और जैसे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कंडक्ट करता है। ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपके पास यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, और ये जो मिथाइलिन कार्बन एटम है वो इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या कर लेती है, कंडेंसेशन रिएक्शन डेवलप कर लेती है। तो आप यहाँ पे भी इस कंडेंसेशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल ऑब्जर्व करोगे। तो इस के एस डोमेन बीटा कीटोसाइल एसीपी सिंथेज की वजह से आप एक कंडेंसेशन रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो, और इस कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से ये जो एसिटाइल ग्रुप प्रीवियसली के एस डोमेन के साथ अटैच था ये यहाँ पे इस मिथाइलिन कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये आपके पास फैटी एसिड सिंथेज है। इस फैटी एसिड सिंथेज की ये एसीपी डोमेन है। इस एसीपी डोमेन के साथ प्रीवियसली आपके पास जो है वो मेलोनाइल ग्रुप अटैच था इस तरह से।
ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या चीज अटैच थी, KS डोमेन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप अटैच था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैच इस पोजीशन के ऊपर कंडक्ट होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड डिस्प्लेस हो जाएगी और ये जो आपके पास एसिटाइल ग्रुप है ये यहाँ से शिफ्ट होके ACP प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो फाइनली आपकी ये जो असाइल कैरियर प्रोटीन है इसके साथ एक 4 कार्बन कंटेनिंग सेगमेंट अटैच हो गया, जिसमें आपके पास फर्स्ट 2 जो पोजीशंस हैं, यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर आप एक एक कीटो ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप इसे कह सकते हो कि दिस इज एक्चुअली अ बीटा कीटो असाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बीटा पोजीशन पे भी एक कीटो ग्रुप है और एक आपके पास असाइल ग्रुप में जो है वो कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो रिडक्शन है, बिकॉज अगर हम इसको फैटी एसिड कहना चाहते हैं, हम इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास जो बीटा पोजीशन के ऊपर कीटो ग्रुप है इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। बिकॉज फैटी एसिड में आपके पास सिर्फ टर्मिनल पोजीशन के ऊपर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, जो आपके पास ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये बिल्कुल सैचुरेटेड होती है, ये यहाँ पे आपके पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस केस में आप इस कीटो ग्रुप को रिड्यूस करने की जरूरत है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन तो हो गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन तो होगी, बट स्टिल ये एक फैटी एसिड नहीं है। फैटी एसिड बनाने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप में रिडक्शन रिएक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है, और रिडक्शन रिएक्शन में आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को जो है वो हाइड्रोलाइज करने के लिए आपके पास जो है वो इनिशियली एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की जरूरत होगी, एक रिडक्टेज एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा। इस केस में आपका ये जो फैटी एसिड सिंथेस है इसकी ये वाली डोमेन बीटा कीटोसाइल ACP रिडक्टेज ये यूज होगी। ठीक है, और ये बीटा कीटोसाइल ACP रिडक्टेज एक्चुअली करेगी क्या कि ये यहाँ पे कार्बन नंबर 3 के ऊपर आपके पास ये जो यहाँ पे ये कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, इस कीटो ग्रुप को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। यानी यहाँ पे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट ट्रांसफर करेगी, एक कंप्लीट मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करेगी और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये जो है वो हाइड्रोक्सी इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में आपके पास जो KR डोमेन है बीटा कीटोसाइल ACP रिडक्टेज, ये NADPH को एज अ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट या एज अ हाइड्रोजन आयन डोनर यूज करते हुए यहाँ से एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को इस बीटा पोजीशन के ऊपर ऐड करवाती है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, जो कि इसको OH में कन्वर्ट कर देगा और सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस केस में आपके पास अब ये जो असाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस असाइल ग्रुप इज एक्चुअली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइल ग्रुप। ठीक है, जो कि अटैच है ACP के साथ, इसलिए इसे कहा जाता है दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइल ACP। ठीक है, बिकॉज इसमें टोटल कार्बन एटम्स कितने, 4 कार्बन एटम्स हैं जो कि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेटेड है। तो दिस ब्यूटेन चेन इज एक्चुअली हाइड्रोक्सिलेटेड एट 4th पोजीशन और ये ACP के साथ अटैच है, दैट्स व्हाई आप इसे कहोगे कि दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइल ACP। ठीक है, अभी भी आपके पास अगर आप इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप तो रिक्वायर्ड नहीं है। फैटी एसिड में तो आपके पास एक हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होती है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रिमूव करवाने की जरूरत है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। फैटी एसिड की कैटाबोलिज्म में आपके पास सेकंड स्टेप होता था ना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व करें कि आपके पास थर्ड स्टेप जो है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किन किन पोजीशन से होगा, अल्फा एंड बीटा कार्बन। यानी यहाँ से आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा इन दी फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और पीछे आपके पास जो यहाँ पे ये ब्यूटेराइल ग्रुप है इसमें एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी एंड दिस डबल बॉन्ड विल बी ट्रांस कॉन्फिगरेशन में होगा। ठीक है, तो इस केस में आप कह सकते हो कि आपके पास ट्रांस डेल्टा 2 ब्यूटेनाइल ACP प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इनॉइल ग्रुप इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो है वो कार्बोनाइल और
डबल बॉन्ड दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बाद आपके पास ट्रांस डेल्टा 2 ब्यूटेनाइल एसीपी इंटरमीडिएट बना। अब इस केस में आपके पास अगर आप इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना चाहते हो, बिकॉज आपके पास जो फैटी एसिड है उसमें हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल बनते हैं और उसके बाद जो अनसैचुरेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके होता है, वो एक अलग स्ट्रेटजी है। तो इस केस में आपकी जो हाइड्रोकार्बन चेन बननी है वो कंप्लीटली सैचुरेट होनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने की जरूरत है। तो अगेन एक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा और इस केस में आपके पास जो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा वो ये ER एंजाइम होगा, विच इज इनॉयल एसीपी रिडक्टेज, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास जो रिडक्टेज था वो KR था और सेकंड आपके पास ER है, जो कि इस केस में क्या करता है, अगेन एक NADPH मॉलिक्यूल को यूज करता है, उसके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को यूज करता है और यहाँ से आपके पास जो एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है उसका एक एटम इस कार्बन एटम के ऊपर और एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन एटम के ऊपर ट्रांसफर करवा के इस कंप्लीट जो आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन है इसको क्या कर देता है, सैचुरेट कर देता है। तो फाइनली आपके पास जो है वो यहाँ पे ब्यूटराइल ACP बन जाता है, विच इज अ सैचुरेटेड 4 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड अटैच्ड टू दी असाइल कैरियर प्रोटीन, ठीक है। तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि ड्यूरिंग द फैटी एसिड बायोसिंथेसिस इनिशियली आपके पास जो KS डोमेन है वो एसिटाइल ग्रुप को बाइंड करती है, आपकी ACP डोमेन मेलोनाइल ग्रुप को बाइंड करती है, उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद आपके पास ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये KS डोमेन से ACP डोमेन पे ट्रांसफर होता है और बाकी सारे के सारे रिएक्शन इस ACP डोमेन पे ही होते हैं, ठीक है। ACP के साथ बाउंड ही आपका ये जो 4 कार्बन कंटेनिंग फ्रेगमेंट है इसकी रिडक्शन होगी, ACP के साथ बाउंड ही रहेगा तो इस केस में इसकी डिहाइड्रेशन होगी और ACP बाउंड फॉर्म में ही फर्दर रिडक्शन के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटराइल ACP। तो इनिशियली आपके पास जो है वो एसिटाइल ग्रुप KS डोमेन के साथ था, मेलोनाइल ग्रुप ACP के साथ था, बट कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद आपके पास पूरे का पूरा फ्रेगमेंट असाइल कैरियर प्रोटीन के साथ बॉन्ड फॉर्म में रहेगा और सारे के सारे केमिकल रिएक्शन असाइल कैरियर प्रोटीन पे ही होंगे। जब आपके ये 4 केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, नो असाइल कैरियर प्रोटीन को वापस जो है वो अपनी फ्री फॉर्म में आना, बिकॉज अगर इस 4 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मजीद इसमें 2 कार्बन को ऐड करवाना है तो उसके लिए इसको फ्री होना है, यहाँ पे ये दोबारा SH ग्रुप को रीजनरेट करेगा। इट मीन्स कि अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपके पास ब्यूटराइल ग्रुप है, ये ब्यूटराइल ग्रुप असाइल कैरियर प्रोटीन से वापस इस KS डोमेन पे चला जाएगा और असाइल कैरियर प्रोटीन फ्री होकर मीडियम से दोबारा मेलोनाइल कोएंजाइम को पिक करेगी। सो हियर यू कैन सी कि नेक्स्ट स्टेप में, 5th स्टेप में आपके पास ये जो ब्यूटराइल ग्रुप है, दिस ब्यूटराइल ग्रुप विल बी ट्रांसफर टू दी KS डोमेन और ACP प्रोटीन का SH ग्रुप फ्री हो जाएगा। दिस SH ग्रुप विल अगेन पिक अ मेलोनाइल ग्रुप फ्रॉम मेलोनाइल कोएंजाइम A using the same domain मेलोनाइल to acetyl coenzyme A to ACP transferase, ठीक है। और यहाँ पे अब आप दोबारा ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक तरफ आपके पास ब्यूटराइल ग्रुप है और दूसरी तरफ आपके पास मेलोनाइल ग्रुप है। नाउ दिस मेलोनाइल ग्रुप अगेन आपके पास, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड इस मिथाइलिन ग्रुप को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाती है, अगेन ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कंडक्ट करेगा इस सेंटर के ऊपर और अब ये वाला जो आपका फ्रेगमेंट है ये उठ के वापस यहाँ पे ACP डोमेन पे दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो ACP डोमेन पे आफ्टर कंडेंसेशन रिएक्शन उसी तरह से आपके पास ये जो कीटो ग्रुप है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन के बाद डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन के बाद आपके पास दोबारा से यहाँ पे जो है वो रिडक्शन का स्टेप होगा। फाइनली आपके पास ये जो ब्यूटराइल ग्रुप है ये फर्दर जो है वो इलोंगेट हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ 2 कार्बन एटम, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस रहेंगे अनटिल एंड अनलेस आपके पास 16 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड सिंथेसाइज ना हो जाए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि एंजाइम की डिफरेंट डोमेन्स को यहाँ पे जो है वो इसकी नॉमेनक्लेचर बताई गई है और अब आप लोगों को ये पता है कि इसमें कौन कौन सी डोमेन किस किस रिएक्शन में यूज होती है। तो एक्चुअली आपके पास कितने कार्बन एटम, कितनी चेन लेंथ का आपने फैटी एसिड बनाना होता है, इस बेस पे आप ये चीज देखते हो कि कितने टाइम्स आपके पास फैटी एसिड का जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस है वो चलेगा। फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो है वो कंडेंसेशन के बाद 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, सेकेंड राउंड में आपके पास 2 कार्बन एटम ऐड होने के बाद 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास जब साइकिल चलेगा 8 कार्बन, उसके बाद 10 कार्बन, देन 12 कार्बन, 14,
एंड फाइनली 16। इट मीन्स कि 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड या पाल्मिटिक एसिड को बनाने के लिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये जो 4 स्टेप्स हैं विच आर कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड अगेन रिडक्शन, यानी एक कंप्लीट साइकिल आपका जो है वो 7 टाइम्स चलेगा, तो उसके बाद आपके पास पाल्मिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो अगर इस पाल्मिटिक एसिड की बायोसिंथेसिस की हम स्टीशियोमेट्री कैलकुलेट करें कि इसमें कितने एटीपी यूज होते हैं, कितने इसमें जो है वो NADPS यूज होते हैं, तो आप लोगों को ये चीज पता है कि आपके पास जो है वो इस केस में आपने एक चीज फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखनी है कि आपके पास जो पाल्मिटिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड को बनाने के लिए टोटल कितने आपको चाहिए होते हैं साइकिल, 7 साइकिल्स रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिखें कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ पाल्मिटिक एसिड की सिंथेसिस के लिए आपके पास फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस का साइकिल कितने टाइम चलना है, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स का मतलब है कि 7 टाइम आपके पास कंडेंसेशन होगी, ठीक है, 7 टाइम्स ही आपके पास जो है वो रिडक्शन होगी, सेकंड रिडक्शन, 7 टाइम्स ही आपके पास डिहाइड्रेशन स्टेप होगा और फाइनली आपके पास क्या होगी, होगी। ठीक है, तो इस पाल्मिटिक एसिड की बायोसिंथेसिस में इनिशियली आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि एक जो एसाइल ग्रुप है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में एंटर होता है, पहला असाइल ग्रुप। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे टोटल 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए रिक्वायर्ड है, तो इन 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए में से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए एज इट इज एंटर होगा साइकिल में, और जो रिमेनिंग 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो मेलोनाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में एंटर होगी। यानी 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए की फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलेशन होगी, वो मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होंगे और उसके बाद ये साइकिल के अंदर एंटर होंगे। सो वी कैन से कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पाल्मिटिक एसिड टोटल 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए रिक्वायर्ड है, जिसमें से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए एज इट इज साइकिल में होता है, एंटर होता है, जबकि रिमेनिंग 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए 7 एटीपीज की कंजप्शन पे 7 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं और फिर ये 7 मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो है ये फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस में कंज्यूम होते हैं। तो पाल्मिटिक एसिड की बायोसिंथेसिस की अगर आप स्टीशियोमेट्री लिखो तो उसमें आप ये देख सकते हो कि 7 टाइम्स ये प्रोसेसेस होने, एक कंडेंसेशन रिएक्शन में आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो अगर 7 टाइम्स आपके पास ये रिएक्शन होना है, इसका मतलब है 7 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होते हैं। एक रिडक्शन के प्रोसेस में आपके पास एक NADPH मॉलिक्यूल यूज होता है, तो अगर 7 टाइम्स आपके पास ये प्रोसेस होना है तो 7 NADPH यूज होंगे। ठीक है, एक डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इस डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में आपके पास जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 7 टाइम्स अगर होगा तो 7 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और इसी तरह से अगेन रिडक्शन के स्टेप में आपके पास 7 NADPH के मॉलिक्यूल क्या होने हैं, कंज्यूम होने हैं। तो ओवरऑल अगर आप इस रिएक्शन को इस तरह से लिखो तो आप इसकी स्टीशियोमेट्री बता सकते हो कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ पाल्मिटिक एसिड मॉलिक्यूल आपके पास टोटल 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए रिक्वायर्ड है, जिसमें से 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए 7 कार्बन डाइऑक्साइड और 7 एटीपी को कंज्यूम करते हुए 7 मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होंगे। तो आप ओवरऑल रिएक्शन बता सकते हो कि ड्यूरिंग द 7 साइकिल 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड 7 मेलोनाइल कोएंजाइम ए will consume 14 NADPH मॉलिक्यूल और ये पाल्मिटेट में कन्वर्ट होंगे, 7 कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे, 8 कोएंजाइम और 14 NADPH प्रोड्यूस करेंगे। तो ओवरऑल आप इसकी जो इक्वेशन है उसमें ये बता सकते हो कि पाल्मिटिक एसिड की बायोसिंथेसिस में आपके 14 NADPH और 7 ATP मॉलिक्यूल की कंजप्शन होती है। देयर इज नो नेट कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज जितनी ये यूज हो रही है उतनी ये प्रोड्यूस भी हो रही है। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो
तो इस स्टिशियोमेट्री को माइंड में रखिएगा। और अब यहाँ पे एक और पॉइंट मैं जो रेज करने जा रही हूँ वो ये है कि इससे पहले हम लोगों ने कैटाबोलिक पाथवेज को डिस्कस किया था, और कैटाबोलिक पाथवेज में हमने जो है वो NADH और FADH2 को जो है वो मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर ऑब्जर्व किया था, बल्कि जितने भी कैटाबोलिक प्रोसेस है उसमें हम NADH या FADH2 की बात करते हैं। बट अब हम NADPH को देख रहे हैं जो कि एनाबोलिक रिएक्शन में रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट के तौर पे यूज हो रहा है। तो ऑब्वियसली सेल के अंदर NADPH की कंसंट्रेशन भी तो होनी चाहिए ना। तो कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से साइटोसोल के अंदर NADPH की कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है? ठीक है, तो आपके पास टू ऐसे प्रोसेसेस हैं, टू ऐसे सोर्सेस हैं जो कि NADPH की कंसंट्रेशन को साइटोसोल के अंदर मेंटेन रखते हैं ताकि ये एनाबोलिक रिएक्शंस को फैसिलिटेट कर सके। जिसमें एक आप लोग इससे पहले मैलिक एंजाइम में डिस्कस कर चुके हो कि मैलिक एंजाइम आपके पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि एनाप्लेरोटिक रिएक्शन के तौर पे भी यूज होता है। लाइक आपके पास जब मैलेट की कंसंट्रेशन TCA साइकिल का जो इंटरमीडिएट है ये किसी और केमिकल रिएक्शन में यूज होना शुरू हो जाता है, तो पायरोवेट इसको मैलेट में कन्वर्ट कर देता है और मैलेट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये मैलिक एंजाइम भी कुछ हद तक जो है वो NADPH की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। और जो सेकंड सोर्स है आपके पास वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं, जो NADPH है, इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए आपके पास दो प्रोसेसेस हैं। एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है मैलिक एंजाइम बेस्ड रिएक्शन, और दूसरा आपके पास पाथवे है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, अब आपके पास नॉर्मली आप लोगों को ये चीज भी पता है कि आपके पास जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ज्यादातर इस एसिटाइल कोएंजाइम ए की कंसंट्रेशन साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होती है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है, बिकॉज PDH कॉम्प्लेक्स भी वहां पे प्रेजेंट है और वहीं पे पायरोवेट में एसिटाइल कोएंजाइम ए को बनाना है। इसके अलावा अगर आपके पास जो है वो बायोसिंथेटिक रिएक्शन के दौरान किसी और सोर्स से एसिटाइल कोएंजाइम ए आ रहा है तो वो भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ये आपके पास जो है वो एज इट इज माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में फ्रीली मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि मल्टीपल सोर्सेज से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसका सोर्स जो है वो PDH कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, TCA साइकिल के इंटरमीडिएट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए साइटोसोल में इनडायरेक्टली आता है। किस तरह से आता है? लाइक यहाँ से मैं रिएक्शन को इनिशिएट करती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास देयर इज एन एंजाइम सिट्रेट सिंथेज जो कि एसिटाइल ग्रुप को यहाँ से ऑक्सैलोएसीटेट के साथ कन्वर्ट करवा के इसमें शिफ्ट करके इसको सिट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय सिट्रेट सिंथेज जो कि एक्सेस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा हो जाए तो ये TCA साइकिल में जाने की बजाय लाइक TCA साइकिल से भी ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन हो गई है, तो दिस इज अ सिग्नल कि दिस एक्सेसिव सिट्रेट इज एक्चुअली मेड फॉर द एनाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस केस में आपका सिट्रेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू साइटोसोल में आना शुरू कर देगा। साइटोसोल में आपके पास एक एंजाइम है सिट्रेट लाएज जो कि सिट्रेट को ब्रेक करेगा। ठीक है, और सिट्रेट लाएज क्या करेगा? इसको ब्रेक करके आपके पास जो है ऑक्सैलोएसीटेट को रीजनरेट करेगा और एसिटाइल ग्रुप को कोएंजाइम ए में ट्रांसफर करके उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल में आया है, दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए विल नाउ स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फैटी एसिड। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो कि नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, वो साइटोसोल में इनडायरेक्टली आते हैं वाया देयर कन्वर्जन टू द सिट्रेट। एंड यू ऑल नो कि उसके बाद ऑक्सैलोएसीटेट तो ऑब्वियसली मैलेट के थ्रू जा सकता है या फिर वो पायरोवेट के थ्रू वापस जा सकता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब सिट्रेट का यहाँ पे साइटोसोल में आना दो तरह से बेनिफिशियल है। एक तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए की कंसंट्रेशन को जो कर देगा, और दूसरी तरफ ये आपके पास ग्लाइकोलिसिस का एक एंजाइम है PFK1 उसको इनहिबिट कर देता है, व्हिच मींस इज कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिट्रेट इज अ सिग्नल कि इस टाइम पे ग्लाइकोलिसिस की जरूरत नहीं है, एनर्जी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एनाबोलिक रिएक्शन की जरूरत है। ठीक है, तो सिट्रेट आपके पास जो है वो ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस या कैटाबोलिक प्रोसेसेस को इनहिबिट कर देगा
और एनाबॉलिक प्रोसेसेस को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। एंड दिस इज कि आपके पास जो नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, जो आपके पास हेटेरोट्रॉफ्स हैं, उनमें एसिटाइल कोएंजाइम नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ठीक है, लेकिन फैटी एसिड की जो बायोसिंथेसिस है वो साइटोसोल में होती है, जैसे हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। तो इधर आपके पास एडिशनल एटीपी भी होता है। लाइक पहले आपने यहाँ पे जो एटीपी देखे हैं ना कि आपके पास पाल्मिटिक एसिड की प्रोडक्शन में 7 एटीपी यूज होते हैं, बट यहाँ पे आप एटीपी के अंदर कुछ वेरिएशन भी ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल में लाने के लिए आपने 2 मजीद एटीपी को यूज किया, ठीक है, जिसमें से आपके पास अगर आप ये चीज ऑब्जर्व करो तो आप ये देखोगे कि आपके पास ओवरऑल यहाँ पे जिस वन लाइक आप इस साइकिल को अगर ऑब्जर्व करो तो आप ये चीज देखते हो कि आपके पास इस कंप्लीट साइकिल के अंदर इस ऑक्सैलो एसीटेट को सिट्रेट में कन्वर्ट करना, और सिट्रेट जब आपके पास जो है वो साइटोसोल में आया था तो उस प्रोसेस में आपके पास सिट्रेट लाएज ने एक एटीपी को कंज्यूम किया। अब जैसे ये ऑक्सैलो एसीटेट वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो आपके पास अगेन एक एंजाइम है जो कि एटीपी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो यू कैन से कि आपके पास जो नॉन फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें इस एसिटाइल कोएंजाइम और द प्रिकर्सर ऑफ फैटी एसिड को इसकी टारगेट साइड यानी साइटोसोल में लाने के लिए आपको एडिशनल एटीपीज यूज करना पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है उसमें एटीपी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, विच मीन्स इज कि आप एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए 3 एटीपीज को कंसीडर करोगे। तो अगर आप पाल्मिटिक एसिड की बात करते हो तो प्रीवियसली आपने ये कहा था ना कि आपके पास पाल्मिटिक एसिड की बायोसिंथेसिस के लिए 7 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास ओवरऑल जो है वो 7 एटीपीज कंज्यूम नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे आपके पास टोटल 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए है। इन 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल में लाने के लिए आप 16 एटीपीज कंज्यूम करोगे, बिकॉज एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को मैट्रिक्स से साइटोसोल में लाने के लिए 2 एटीपीज कंज्यूम होते हैं। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए जब मैट्रिक्स से साइटोसोल में आएंगे तो आपके पास टोटल कितने एटीपीज कंज्यूम होंगे, 16 एटीपीज कंज्यूम, ठीक है। अब इनमें से 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो मेलोनाइल कोएंजाइम ए में फर्दर कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो 7 एटीपीज यहाँ पे भी कंज्यूम है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करो तो आपके पास 23 एटीपीज पाल्मिटिक एसिड की बायोसिंथेसिस में यूज हो,